ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अब तीसरे फेज के लिए जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरीके से जोर पकड़ चुका है। एक एक करके जो स्टार प्रचारक हैं तमाम राजनीतिक दलों के, वो अपना दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अब जम्मू में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए यूपी के। और जब वो संबोधित कर रहे थे तो अपने ही अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी दी, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनती है तो पीओके हमारा होगा। आगे और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनवाते हैं। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी, महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है। ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान पर जमकर बरसे हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमला बोला गया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक इन तीनों की सरकारें चला करती थी तब तक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन अब पत्थरबाज कहां गायब हो गए ये किसी को नहीं पता है। अमन और शांति जम्मू कश्मीर में है और इसका पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसलिए बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए। अब समीर जी, ये जरूरी है या ये लाजमी ही है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहां के चुनावों की बात करेंगे, तो आपको पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ बोलना है, आपको पाकिस्तान की हैसियत के बारे में बताना है, आपको पीओके के बारे में जो सेंटिमेंट हैं उसे जगाने की जरूर कोशिश करना है। देखिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो ही पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता। हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होते तब पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो वो हर चुनाव में पाकिस्तान आता ही है। और निश्चित रूप से जब जम्मू कश्मीर का जिक्र होगा तो पाकिस्तान का जिक्र होगा, पाकिस्तान पीओके का जिक्र होगा, बलूचिस्तान का जिक्र होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर प्रचार कर रहे थे। अब तो तीसरे चरण का जो मतदान 1 अक्टूबर को होने वाला है, 40 सीटों के लिए, उसके प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ गए हुए थे। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बोलते हैं, उनकी जो भाषा है बोलने की है, जिस हिंदुत्व की बात लेकर वो चलते हैं, भगवा पहनते, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, और बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी उन्होंने वहाँ बुलडोजर का जिक्र नहीं किया, मैं सुन रहा था उनका भाषण, लेकिन उन्होंने कहीं बुलडोजर का जिक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो यहाँ पर भी बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलेगा जो पत्थरबाजी करते थे या जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे। फिलहाल मुझे लगता है उन्होंने बुलडोजर का जिक्र आगे किसी और रैली के लिए रखा होगा। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छी बात है उसके अंदर बोली, और साफ कहा है कि देखिए, अगर यहाँ हमारी सरकार आएगी तो आने वाले दिनों में पीओके भी हमारा होगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे सरकार बनेगी तो पीओके होगा। केंद्र में सरकार बनेगी तो पीओके भारत का हिस्सा बन सकता है। अमित शाह भी बार बार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका इशारों में जिक्र कर चुके हैं, राजनाथ सिंह तो खुलकर कह चुके हैं, रक्षा मंत्री, कि आने वाले दिनों में पीओके भारत का हिस्सा होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जिस तरह के वो फायर ब्रांड हिंदुत्व के नेता है, जम्मू कश्मीर में जाकर उस तरह से बोलना और अपनी बात को रखना, मुझे लग रहा है बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ किस तरीके से वोटिंग के लिए काम कर रही है। और एक हिंदुत्व का जो बड़ा वोटर है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। योगी के कारण भी मुझे लगता है एक बड़ा असर वहाँ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर कि बिना किसी के गठबंधन के, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाद में जरूरत पड़े, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कांग्रेस और गठबंधन में चुनाव लड़ रही है,
पीडीपी की भी जरूरत उनको ना पड़े, निर्दलीय का सहयोग लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना ले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वहां 5 सीटों का एक एडिशनल एडवांटेज है, जो नॉमिनेटेड 5 सदस्य होने वाले, वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश जम्मू के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार करने गए वहां से भारतीय जनता पार्टी को उसको बहुत एक अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि योगी ने जो कहा है कि पीओके हमारा होगा, तो पीओके का नाम सुनते ही एक जो आता है, और फिर भिखमंगा पाकिस्तान का कहा कि जो भिक्का कटोरा लेके घूमता है, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते हैं और वहाँ के पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए मोहताज है। तो पाकिस्तान का जितना वो वहाँ जिक्र करेंगे, वह उतना हिंदुत्व के लोगों की बातें खिल जाती है और उतना एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उसका असर मतदान के दिन दिखेगा, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। बिल्कुल, देखिए जम्मू रीजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये रैली थी, रामगढ़ में संबोधित कर रहे थे, और हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करना या हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। अगर आपको जम्मू कश्मीर में अच्छा परफॉर्म करना है, सरकार बनानी है, और इसीलिए ऐसे मुद्दों का जिक्र यहाँ पर विजय जी करना भी जरूरी हो जाता है, जो मुद्दे सीधा आपके हिंदुत्व से भी जुड़े हुए हैं, आपके सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, देशभक्ति से जुड़े हुए हैं, आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, योगी जी नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। और खासतौर से अब जो 3rd फेज का चुनाव होना है, जिसका समीर साहब ने भी जिक्र किया, कि जम्मू में है, वहाँ पर हिंदू वोटर है, बीजेपी का एक तरह से सारा दारोमदार वहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये हिंदुस्तान की बात नहीं, जम्मू कश्मीर की बात नहीं। पाकिस्तान में भी चुनाव होते हैं तो हिंदुस्तान की ही बात होती है, और बात तो और मुश्किल है, वो इसके अलावा बात भी क्या कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के चुनाव हो तो भी हिंदुस्तान की बात होती है, और हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और ख़ासतौर से जब जम्मू कश्मीर में आप बात कर रहे हो, तो ठीक है, उसको कोई ऐसा बात नहीं है। हालांकि कोई पीओके को कब्जा करने के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जो सरकारें हैं अभी केंद्र में वो कितना कर रही है। लेकिन ये तो एक अलग मसला, वो चुनावी भाषण है, और अपने हिंदुत्व के वोटर को, और जो एक पाकिस्तान विरोध जो है ना, हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को पोलराइज करता है, यूनाइट करता है। तो वो एक चुनावी सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से काम किया जाए। लेकिन मसला जो है, फिर जिस पर बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं कि मसला क्या है जम्मू कश्मीर का। पीओके तो ठीक है, कश्मीरी पंडितों का क्या है? 10 साल सरकार के रहने के बाद भी कश्मीरी पंडितों पर क्या कोई बहुत ठोस काम हो पाया? यदि हम कहें कि अब ठीक है, कश्मीरी पंडित वोट डाल रहे हैं, वो एक स्टेप हो सकता है ना। लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी पर कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। कोशिश की है सरकार ने, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो पाया जो हम उम्मीद कर रहे थे। उसमें आप समझिए कि 10 साल आपकी केंद्र में सरकार रही है, और 10 साल कश्मीर में भी सरकार रही है। पहले पीडीपी के साथ रहे, और फिर एलजी साहब वहाँ पर हैं। तो उस पर भी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए था, और यदि उस पर कोई बड़ा स्टेप होता तो मुझे नहीं लगता था कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में वापसी पर कोई सवाल होता। देखिए, कोशिश देखिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की भी जा रही है, पोलराइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इस पोलराइजेशन में सबसे ज्यादा काम अगर कुछ आता है तो वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के बारे में आप जितना बोलेंगे हर्षवर्धन जी, उतना ही काम करेगा जम्मू कश्मीर में वोटर्स के बीच में, या कुछ और भी कहना अभी बाकी रह गया है, जैसा समीर जी जिक्र कर रहे थे? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मेरा ये मानना है, हो सकता है इससे लोग सहमत न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि ये चुनाव पोलराइज हो। ये कतई नहीं चाहती है। पीओजेके ये जम्मू कश्मीर के लोगों की संवेदना से, भावना से जुड़ा मुद्दा है, देश के लोगों की संवेदना से, भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भाजपा ये चाहेगी लीस्ट पोलराइजेशन हो जम्मू कश्मीर चुनाव में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है पोलराइजेशन होने का मतलब सिर्फ 43 सीट्स पे नहीं होगा, 47 सीट्स पे भी पोलराइजेशन होगा। इसीलिए उसने 47 में से 19 आउट ऑफ 47 यानी 28 सीटों पर वो चुनाव ही नहीं लड़ी। इसीलिए नहीं लड़ी क्योंकि उसको पता है कि अगर बहुत पोलराइजेशन होगा तो मुश्किल होगी। वो ये चाहती है, और जो होता हुआ दिख रहा है, 37 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत ली थी। इस बार वो सीट बढ़कर हो गई है 43। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि 25 से 35 के बीच का कहीं आंकड़ा हो। एक जो उसके पक्ष में अच्छी चीज हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने जो वहां का सामाजिक समीकरण है उसके लिहाज से टिकट बहुत खराब बांटे हैं। आप वहां के लोगों से बात कीजिए, ऐसा नहीं कि वो भाजपा से बड़े खुश हैं, खूब नाराज हैं, खूब वहां भी मारकाट है। इसीलिए जो बड़े नेता थे उनका टिकट तक भाजपा ने काट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थानीय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा किया, नंबर 1। दूसरा, जम्मू में उसने किसी और को घुसने नहीं दिया। जम्मू में वो अकेले लड़ रही,
कांग्रेस पार्टी जम्मू में भी पूरा नहीं लड़ पा रही है, घाटी में तो उसको सिर्फ 3 सीटें दी ही हैं। तो ओवरऑल अगर कहें तो सेंटिमेंट जम्मू का वो बीजेपी के पक्ष में है। घाटी में बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा को लगता है कि अगर पोलराइजेशन नहीं हो, और पोलराइजेशन हो तो बिटवीन कश्मीरी पार्टीज हो, जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं, कश्मीरी पार्टी, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी है, गुलाम नबी की डीपीएपी है, सज्जाद लोन की है, अल्ताफ बुखारी की है, तब पीडीपी है, तब उमर अब्दुल्ला है। वो ये चाह रही, और बहुत हद तक होता हुआ दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला को अगर डर नहीं लगा होता तो 2 सीटों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे होते। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, जो हिंदुत्व वाला मतदाता है वो योगी जी के मुंह से ये बात सुनना चाहता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जम्मू में जाकर ऐसा बयान दे रहे हैं कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर जो कुछ चल रहा है वो भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दुकानों पर, यानी खाने पीने की दुकानों पर अब आपको नेम प्लेट लगानी होगी, अपना पूरा ब्यौरा देना होगा। लेकिन अब ये बात बैंड बाजों तक भी आ गई है। जी हाँ, बाकायदा बयान यूपी सरकार में मंत्री का सामने आया है। गुलाब देवी यूपी शिक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि जो बैंड बाजे वाले हैं, जो अपना नाम हिंदू के नाम पर रखते हैं, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर रखते हैं, उन्हें भी अपने नामों को उजागर करना चाहिए, अपनी पहचान को उजागर करना चाहिए, उन्हें भी पारदर्शिता रखनी चाहिए। ये मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कि नेम प्लेट को लेकर जो बवाल है वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को लेकर नहीं है, अब तो बैंड बाजों तक ये जो बयान है वो सामने आ चुका है। हालांकि विपक्ष कहता है कि कम्युनल फैसला है योगी सरकार का, और इससे भेदभाव जनता के बीच में होगा, भेदभाव सामाजिक तौर पर होगा, अल्पसंख्यकों का आर्थिक बहिष्कार इस फैसले से हो सकता है। अब ऐसे में बैंडबाजी को लेकर जो बयान दिया गया है उसके क्या मायने होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा है मंत्री जी ने। मैं तो यही कहूँगी कि इनको अपने नामों पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने मजहब पर विश्वास नहीं है। जो इस तरीके से दूसरों के नामों का ये सहारा ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसको वो अपने नाम से करे। अपने नाम पर उसे क्यों कमजोरी महसूस होती है, क्यों आत्मग्लानि महसूस होती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, बैंड बाजों के नाम हिंदुओं के नाम पर क्यों रखे जाते हैं, ये आपत्ति मंत्री जी ने अब रख दी। अवधेश जी, अभी तक तो यही सियासी बखेड़ा था कि आप नाम क्यों पूछ रहे हैं खाने पीने की दुकान वालों के, अब बैंड बाजे वालों का भी नाम पूछेंगे तो हाय तौबा तो होगी इस मसले पर भी। नहीं, राजनीतिक बखेड़ा तो हमारे देश में जब भी कोई अल्पसंख्यकों में खासकर मुसलमानों ईसाइयों के बारे में कोई कानून सम्मत संविधान सम्मत व्यवस्था बनेगी जो अभी तक के ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग होगी, तो उसका तो विरोध होगा इस देश में। क्योंकि इस देश में इन मामलों पर कुछ कदम न उठाने का जो चरित्र रहा है कि छुओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शाहबानों के मामले में थोड़ी सी कोशिश राजीव गांधी की सरकार ने की थी, और जिस ढंग से आज देख रहे हैं, पहली बार लोगों ने देखा कैसे सड़कों पर लोगों ने उतर के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू किया। आज लोग बोलते कोर्ट का फैसला कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, और फिर सरकार उसके दबाव में आई। तब से ये हो गया कि भाई जैसे है रहने दो, इसको टच मत करो, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब उसमें थोड़ी भी जब छुएंगे आप तो ऐसे ही लोग बिलबिला के उठेंगे, और उसमें वो देखना ही नहीं है कि क्या है। देखिए, खाने पीने का तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि वो उसमें स्पष्ट होना ही चाहिए था। हम लोग इस पर काफी कुछ बोल चुके हैं कि नाम छिपाकर अगर आप, क्योंकि ये तो कानूनी रूप से भी गलत है, यहां तक कि आपके भोजन में क्या क्या है वो भी उस मेनू में आपके होना चाहिए, क्या क्या डालते हैं। जो हमारे यहाँ खाद्य से संबंधित जितने भी अलग अलग कानून है, उपभोक्ता संरक्षण कानून है और भी कानून है, उसके तहत तो वो एक फैसला हुआ है, और वो फैसला फिर जाएगा कोर्ट में, हम देखेंगे। लेकिन अब उसको इतना विस्तारित हम ना करें। इस देश में मुसलमानों को भी अपना रोजगार वगैरह करने का उसमें अपने इस अधिकार है, लेकिन वो अधिकार प्रच्छन्न तरीके से किसी को नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
वो स्पष्ट और मुखर तरीके से होना चाहिए। जहां तक बैंड बाजा का सवाल है, हमने तो देखा है कि भाई मुसलमान जो है वो भक्ति गीत बजा रहे हैं, राम धुन बजा रहे हैं, मतलब शहनाई वादक जो है बिस्मिल्लाह खान तो सारे धुन बजाते थे, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। अगर मोटिवेशन इसमें गलत है, उसके तत्व के हिसाब से है, तो उसका विरोध हो सकता है। बाकी इसमें नाम पर मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये क्यों पैदा हुआ है? ये पैदा इसलिए हुआ है कि पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि बहुत योजना, ऐसा लगा जैसे कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम के ज्यादातर क्षेत्रों में अचानक संख्या ऐसे बढ़ी है। जैसे कल हम लोग फल वालों की बात कर रही थी, फलों के क्षेत्र में एक समुदाय की संख्या बेचने वालों की भयानक बढ़ गई है, सब्जी के दुकानों में बढ़ गई है, कैब के एरिया में बढ़ गया है। तो धीरे धीरे जो ये हुआ है उसको लेके अब एक असंतोष पैदा हुआ है कि हो क्या रहा है। तो लोगों को लगता है कि जहां है वहां रोकने की कोशिश करो, तो वो उसका निदान नहीं है। क्यों बढ़ा है इसको ठीक से इसका अध्ययन करना, अगर एक योजनाबद्ध है तब उसको रोकना। बाकी अब मंत्री है, मंत्रियों को थोड़ा बयान देते समय सोचना समझना चाहिए। ये चीजें हमारे संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। मंत्री क्या, यूपी में तो बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर फैसले को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है, हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़कर देखा जाता है। एक दूसरे के धर्म पर भी हमला किया जा रहा है और नाम बताने को लेकर तो सियासत हो रही है। इसी कड़ी में अब अफजाल अंसारी का एक बयान आपके सामने रखती हूँ। अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि गांजा को कानून बनाकर वैध कर दीजिए, और इसके पीछे का उनका तर्क ये है कि जब लोग इसे प्रसाद और बूटी कहकर पीते हैं तो फिर ये अवैध कैसे हो सकता है? इस पर सरकार ने बैन क्यों लगा रखी है? इस पर बाकायदा आप कानून बनाइए और इसे वैध कर दीजिए। सुनिए पहले अफजाल अंसारी ने क्या कहा है। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। अफजाल अंसारी गांजे पर कानून लाना चाहते हैं, कह रहे हैं सरकार को कानून लाना भी चाहिए, और उसके पीछे के अनेकों जो तर्क हैं समीर जी, वो अफजाल अंसारी बताने के लिए काफी हैं, बता भी रहे हैं कि क्यों जरूरी है कानून लाना, इसे वैध करना। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और कह रहे हैं कि ये प्रसाद के रूप में मिलता है, तो उन्हें बताना चाहिए कि गांजा कौन से मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। उन्हें लग रहा है कि प्रसाद के रूप में दिया था। अगर सरकार ने इसको बैन किया हुआ, और गांजा तो बैन है, गांजा कहीं नहीं मिलता है। वो भांग की बात कर रहे हैं कि भांग मिलता है, भांग की सरकार ठेके देती है। लेकिन वो कहना का तात्पर्य है कि भाई अब समाजवादी पार्टी ने इसके बारे में, तो मुलायम सिंह का बयान भी आपको याद आना चाहिए, जब गांजा और चिलम के बारे में आया था, जब उनसे कहा गया था कि चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत करते हो। तो मुलायम सिंह यादव ने जब पहला चुनाव लड़ा था काशीराम के साथ, तब उन्होंने बड़ा बयान दिया था, जब उनसे कहा था कि आप मुलायम सिंह जी आपने कितनी मेहनत की चुनाव लड़ने के लिए। तो मुलायम सिंह ने कहा मेहनत क्या करनी पड़ती है, गांव में चिलम भरवा देते हैं, रात भर चिलम फूकते हैं, सुबह हमको वोट दे आते हैं। तो उस समय वो कहते थे कि हम चिलम लोगों को देते थे, तो इसलिए लोग हमको वोट दे आते थे। तो ये कह देना कि भाई गांजा को सरकार कानूनी दर्जा दे दे, सरकार का गांजा बेचना, लोग पीते हैं भाई, अब साधु संत लेते हैं गांजा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीते हैं गांजा। इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार उसको कानूनी कर दे और घर घर और समाज के अंदर बिकने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दे कि भाई हर शोरूम में मिलेगा, हर मॉल में गांजा मिलने की तैयारी शुरू हो जाएगी।
सरकार ने अगर गांजा बैन किया तो गांजा एक अनैतिक काम है, एक अवैध काम है जिसे सरकार ने बैन किया हुआ है। अब अफजल अंसारी को इसके अंदर नैतिकता लगती है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद है, वो तो चाहेंगे कि जो अनैतिक काम है वो सारे काम नैतिक हो जाए।